Hello students, once again I welcome to all of you in my channel of Learning English. We are doing here the exercise from the book Spectrum. This is the workbook General English of class 12th, lesson 2, A Friend Who Came from the Sky, and this is the part 3 of this lesson. We are in the page number 11. The exercise number is C, and the question says, look at the sentences given below in a disordered form. नीचे कुछ sentences दिए हैं, वो disordered form है. disordered यानी सही क्रम में नहीं जमे हुए हैं. rearrange them to make meaningful sentence. हमको इन शब्दों को पुनः अरेंज करना है. यानी व्यवस्थित करना है ताकि एक मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण वाक्य बन सके. तो हमारा पहला जो दिया हुआ है इसमें सेंटेंस, उसमें दिया है हर पेन पुट इंक सम शी इन. तो जब भी हम सेंटेंस अरेंज करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट को. सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. यहाँ हम बात कर रहे हैं शी के बारे में. शी यानी जो काम कर रही है, तो सबसे पहले हमने लिया शी. फिर आती है कोई हेल्पिंग वर्ब जो हमको इसमें नज़र नहीं आ रही है, तो फिर आएगी मेन वर्ब. मेन वर्ब आ गई पुट. शी पुट. अब वो क्या पुट कर रही है? अगर डायरेक्ट हम इंक लिखते हैं तो क्वांटिटी समझ में नहीं आ रही, तो इसके लिए आ गया सम और फिर लिखा इंक. शी पुट सम इंक. फिर रिमेनिंग वर्ड्स क्या है? हर पेन इन, तो उसको सही सीक्वेंस में जमाएंगे तो हो जाएगा इन हर पेन. तो पूरा सेंटेंस हमारा बना शी पुट सम इंक इन हर पेन. नेक्स्ट सेंटेंस पे आए हम लोग. यू से इन वॉट नो ट्रूथ इज देयर. जब भी सेंटेंस में देयर या इट दिया होता है तो रीअरेंज करते समय हम देखें कि या तो काम करने वाला यानी WH वर्ड भी दिया है, देयर भी दिया है और यू एक सब्जेक्ट भी मिल रहा है. तो हमको सेंटेंस ऐसी स्थिति में देयर से या फिर इट से शुरू करना होता है. तो हम सेंटेंस शुरू करेंगे देयर से. फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई इज़. देयर इज़. फिर नो ट्रूथ एक साथ दिया हुआ है, तो देयर इज़ नो ट्रूथ. इस बात में कोई सच्चाई नहीं है. किस बात में? इन वॉट यू से, जो आप कहते हैं. तो देयर इज़ नो ट्रूथ इन वॉट यू से. नाउ कम टू द थर्ड वन. सोशल वर्क फॉर टाइम स्पेयर सम यू कांट. तो देखें इसमें हमको जो सब्जेक्ट है वो मिल रहा है यू. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब मिलती है, तो वो मिल रही है कांट. यू कांट वैसे भी एक साथ दिया हुआ है स्लैश के बाद, तो यू कांट. फिर वर्ब आ जाएगी स्पेयर. स्पेयर यानी खर्च करना. तुम खर्च नहीं करते या व्यतीत नहीं करते. क्या नहीं व्यतीत करते? सम टाइम. तो यू कांट स्पेयर सम टाइम काहे. उसके बाद फिर हमारे पास जो रिमेनिंग वर्ड है फॉर और सोशल वर्क, तो फिर वो लिख दिया हमने यू कांट स्पेयर सम टाइम फॉर सोशल वर्क. फोर्थ वन. यू हैव मनी एनी लेफ्ट बॉक्स इन योर. ये देखें हम यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है. तो क्वेश्चन मार्क वाले जितने भी सेंटेंसेस रहते हैं या तो वो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब से. अब ये रीअरेंजमेंट वाले सेंटेंस में हमको कहीं पे WH नहीं दिख रहा है शब्द, तो हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब. तो सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब इसमें जो हमको नज़र आ रहा है वो है हैव. तो हो जाएगा हैव. फिर उसके बाद सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हो जाएगा यू, हैव यू. फिर एनी मनी, हैव यू एनी मनी. फिर लेफ्ट इन योर बॉक्स, क्या तुम्हारे पास कोई पैसा बैग तुम्हारे बॉक्स में बचा हुआ है. नेक्स्ट आ जाए फिफ्थ वाले में. लिटिल देयर इज सक्सेस होप ऑफ हिज. देखिए यहाँ पे भी सेंटेंस
में कहीं पर भी हमको सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा है, पर सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए हमको देयर या फिर इट दिया हुआ है ना। तो सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा देयर इज़ से। देयर इज़ यहाँ पर है, क्या है? लिटिल होप। काहे की लिटिल होप? ऑफ हिज सक्सेस, उसकी सफलता की। तो उसकी सफलता की बहुत कम उम्मीद है। नेक्स्ट आ जाए 6th वन पे। वर्क मच येट टू बी डन इज। यहाँ पर भी सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? मच वर्क, अधिक काम की बात हो रही है ना। तो मच वर्क, उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आ गया इज। मच वर्क इज येट टू बी डन, अभी किया जाना है ना। पैसिव कंस्ट्रक्शन है, मच वर्क इज येट टू बी डन। 7th, द व्हिसल ब्लोज देयर एनी डेंजर इज इफ। बात कर रहे हैं हम व्हिसल की, तो सब्जेक्ट हो जाएगा द व्हिसल। तो द व्हिसल के बाद ब्लोज ऑलरेडी दिया हुआ है। द व्हिसल ब्लोज, व्हिसल बज उठती है। कब? इफ़ देयर इज़ एनी डेंजर, यदि कोई खतरा है तो। इस तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस जहाँ पे इफ़ या वेदर का यूज़ हुआ है, ये शुरू में भी यूज़ किए जा सकते हैं और बाद में भी। तो दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। द व्हिसल ब्लोज इफ़ देयर इज़ एनी डेंजर, और इफ़ देयर इज़ एनी डेंजर द व्हिसल ब्लोज। तो ये दोनों ही तरीके हैं जो सही हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ़ सेंटेंस की स्टार्टिंग में भी आ सकता है और कनेक्टर के रूप में बीच में जोड़ा भी जा सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, 8th वन। 5 of land acres no less than he has no less than 5 acres of land। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। नो लेस देन यानी से कम नहीं। कितने से कम नहीं? 5 acres ऑफ लैंड से कम नहीं, उसके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन नहीं है। नाउ कम टू द 9th वन। फ्रॉम द शॉप ही बाय डिडंट एनीथिंग। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है ही, और हेल्पिंग वर्ब हो गया है डिडंट। ही डिडंट, फिर मेन वर्ब आ गया बाय, उसने कुछ नहीं खरीदा। तो ही डिडंट बाय, उसने नहीं खरीदा। क्या नहीं खरीदा? एनीथिंग, कुछ नहीं। फ्रॉम द शॉप, दुकान से उसने कुछ नहीं खरीदा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ही हार्डली एनी मनी हैज़। यहाँ जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो व्यक्ति है ही, मतलब सब्जेक्ट, और हैज़ हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है यहाँ पर। तो ही हैज़, उसके पास है, क्या है? हार्डली एनी मनी, मुश्किल से कुछ पैसा उसके पास है। तो यहाँ पर हमारा ये सेंटेंस को रीअरेंज करने का एक्सरसाइज समाप्त होती है। नाउ कम टू द पेज नंबर 14 of your workbook. This is the reading time of lesson 2. Sorry, page number 12. Now come to the page number 12 of your workbook, and this is reading time of this lesson. Question says, read the following passage carefully. नीचे एक पैसेज दिया हुआ है, पैराग्राफ, जिसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखें, पैराग्राफ पढ़ने के पहले हम एक बार इसमें साथ में चित्र की ओर देखें। चित्र में क्या नज़र आ रहा है कि एक यानी चट्टान है, ऊपर चट्टान से ऊपर से पानी यानी वाटर इज़ फ्लोइंग डाउनवर्ड्स, एंड सम trees are there, some cliffs are there, and hills are also there. So this picture give the thought what we are going to do the study about in this para. The world's highest waterfall is situated in eastern Venezuela.
इन साउथ अमेरिका। हाँ, ये जो है विश्व का सबसे ऊंचा सर्वाधिक ऊंचा वाटरफॉल यानी जिसको हम झरना बोलते हैं, वो स्थित है पूर्वी वेनेजुएला में। वेनेजुएला एक देश का नाम है जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, महाद्वीप में है। इट इज़ नोन एज द एंजिल फॉल। तो ये विश्व के सबसे ऊंचे वाटरफॉल का नाम है एंजिल फॉल। It has been named after Jimmy Angel, an aviator who discovered it in 1935 while on a flying mission. इस फॉल का नाम जिमी एंजल के नाम पे रखा गया है, जो एक एविएटर है, खोज करता है, जिसने डिस्कवर किया, खोजा इसे 1935 में, while on a flying mission, जब वो एक उड़ान के मिशन पर थे। One has to travel by air past mist-covered cliffs and tall canyons to get a glimpse of the fall that hurtle down from the sides of Ollantaytambo. कोई भी जो इसकी एक झलक पाना चाहता है, ग्लिम्स यानी झलक, सेकंड लाइन में देखें, ग्लिम्स यानी झलक, जो भी इस वाटरफॉल की ग्लिम्स पाना चाहता है तो उसको एयर पास यानी बाय एयर यात्रा करना पड़ेगा, ट्रैवल बाय एयर, और मिस्ट कवर्ड क्लिफ्स, मिस्ट यानी कोहरा से ढकी हुई चोटियों, पहाड़ों, और टॉल कैनियंस यानी तीखे ढाल वाली गहरी चट्टानों को पार करते हुए इसकी एक झलक पाने को मिलेगी। और दैट हर्टल्स डाउन फ्रॉम द साइड्स ऑफ ओल्लांतापुई, जो ओल्लांतापुई से नीचे गिरता है। अब ओल्लांतापुई का मतलब होता है द फ्लैट टॉप्ड sheer side cliffs rising above the deep forest of Venezuela are called tapui. तो फ्लैट टॉप्ड यानी ऊंचाई में वो फ्लैट रहता है, फ्लैट यानी एक सी ऊंचाई रहती है, यानी स्थिर मैदान टाइप का फ्लैट रहता है ऊपर। शीयर साइड्स क्लिफ, साइड में एकदम खड़ी चट्टानें रहती हैं। राइजिंग अबव द डीप फॉरेस्ट, जो वेनेजुएला के घने जंगलों से सीधे ऊपर उठता है और ऊपर जाके फ्लैट है, वहाँ उस स्थित स्थान को बोलते हैं टैपुई। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ऊंची गहरी खाइयों को और घाटियों को पार करना पड़ेगा, कोहरे से कवर्ड चट्टानों को पार करना पड़ेगा, वो भी बाय एयर। चलें नेक्स्ट। Many millennia of erosion has dug out huge crevices and fissures on the Ollantaytambo's flat top, which trap the heavy tropical rainfall. कई वर्षों की, हजारों वर्षों की जो बारिश हुई है उसके कारण वहाँ पे क्रेविसेस एंड फिशर्स यानी दरारें और खाई गहरी खड्डे टाइप के पड़ गए हैं जिन बारिश के कारण। तो एरोजन यानी होता है क्षरण, पानी बार बार गिर रहा है तो वहाँ पे क्षरण के कारण बन गए हैं, दरारें पड़ गई हैं। क्रेविसेस यानी दरारें और फिशर्स यानी चौड़ी वाली गैप पड़ गए हैं ओल्लांतापुई के फ्लैट एरिया पे। विच ट्रैप द हैवी ट्रॉपिकल रेनफॉल, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल रेनफॉल, ट्रॉपिकल यानी होता है, ट्रॉपिकल यानी धरती का वो हिस्सा जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, वहाँ पर तेज़ बारिश होती है। दिस वाटर flows under the surface of Tapui and bursts through the fissures of the cliffs. Ancient sandstone approximately 200 feet below the rim of the Ollantaytambo. तो जो वहाँ तेज़ बारिश होती है और वो बारिश उन दरारों में और खड्डों में समा जाती है, उसका पानी समा जाता है, वो बस्ट हो जाता है, फूट पड़ता है फिशर थ्रू द फिशर्स इन द क्लिफ्स एंशियंट सैंडस्टोन। बहुत प्राचीन जो सैंडस्टोन है, रेतीले पत्थर हैं, उधर से वो पानी जो है वो फूट पड़ता है। अप्रॉक्सीमेटली 200 फीट बिलो
द रिम ऑफ द ओयानटेपुई, और फिर वो पानी जो गिरता है वो लगभग 200 फीट नीचे ओयानटेपुई की गहराई पे नीचे जाता है। इट फॉल इनटू अ लार्ज पूल कॉल्ड द एंजल कैन्यन एट द क्लिफ्स फुट। पहाड़ी के नीचे, क्लिफ्स फुट यानी पहाड़ी के पैरों पे नीचे पे एक बहुत बड़ा पूल है जिसका नाम दिया गया है एंजल कैन्यन। वहाँ पर जाकर वो पानी गिरता है। पूल यानी तालाब। विच ड्रेन्स इनटू द चुरुन रिवर। अब पानी लगातार वहाँ पे गिरते रहेगा तो वो पानी कभी तो ओवरफ्लो होगा, तो वो जो पानी ऊपर से नीचे गिरता है वो पानी ड्रेन होता है, निकल जाता है चुरुन रिवर पे। चुरुन रिवर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कैरोनी रिवर। चुरुन रिवर जो है वो कैरोनी रिवर की सहायक नदी है। यहाँ पे ट्रिब्यूटरी यानी सहायक, दो नदियों के नाम आए हैं, एक चुरुन रिवर नाम आया है और एक कैरोनी रिवर। तो चुरुन रिवर कैरोनी रिवर की सहायक नदी है। और चुरुन रिवर क्या है, जो पानी एंजल कैन्यन में आके गिरता है तो वहाँ से जब वो निकलता है तो एक छोटी सी नदी के रूप में निकलता है जिसे नाम दिया गया है चुरुन रिवर। और ये पानी जाके मिल जाता है कैरोनी नदी में, तो चुरुन रिवर उसकी सहायक नदी हुई, ट्रिब्यूटरी रिवर हुई। एट द बॉटम द फॉल डिस्पर्सेस इनटू फाइन मिस्ट गिविंग अ फेदर टच टू द रॉक्स ऑफ द बॉटम। एट द बॉटम सबसे नीचे जो पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो फाइन मिस्ट एकदम बारीक कोहरे में वो बदल जाता है, यानी डिस्पर्स हो जाता है। वो पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो नीचे गिर के वो टुकड़े टुकड़े फाइन मिस्ट में चेंज हो जाता है कोहरे के रूप में। गिविंग अ फेदर टच टू द रॉक्स ऑफ द बॉटम, तो जो नीचे की चट्टानें हैं उनको बिल्कुल वैसा ही टच मिलता है, वैसी ही झलक मिलती है जैसे कि उनके पंख निकल आए हों। इट हर्टल डाउन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 960 मीटर। ये जो है लगभग ऊंचा 960 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है। हर्टल डाउन यानी नीचे गिरना, पानी नीचे गिरता है 960 मीटर हाइट से। विच इज़ 16 टाइम्स मोर देन द हाइट ऑफ फेमस नाइजरा फॉल्स एंड प्रोवाइड्स अ ट्रूली ब्रेथ टेकिंग व्यूज़। ये जो है 960 मीटर की हाइट, ये 16 गुना ज़्यादा है प्रसिद्ध नाइजरा फॉल की ऊंचाई से, और इसको देखने पर सही में ब्रेथ टेकिंग व्यू नज़र आता है। जैसे कोई हम सांस रोक लें, सांस रुक जाती है इतनी ऊंचाई से पानी को देखते हुए, इस तरीके का सौंदर्य भरा नज़ारा हमें देखने को मिलता है। नाउ आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर हमें बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। ए कॉलम में शब्द दिए हैं, उनकी मीनिंग बी कॉलम में दी है, हमको उनको मैच करना है। पहला वर्ड है क्लिफ। क्लिफ यानी होती हैं, सेकंड वाले से मैच होगा ये। ए हाई एरिया ऑफ लैंड विथ अ वेरी स्टीप साइड। ज़मीन का एक थोड़ा ऊंचा वाला हिस्सा जिसकी साइड जो है वो बिल्कुल सीधी हो, खड़ी हो। नेक्स्ट है कैन्यन। कैन्यन मैच होगा थर्ड वाले से। अ नैरो वैली विथ वेरी स्टीप साइड, यानी एक सकरी घाटी जिसकी जो किनार रहती हैं वो भी सीधी चढ़ाई वाली हों। फिर है क्रेविस। क्रेविस हमारा जो मैच होगा ये फोर्थ वाले से मैच होगा। अ नैरो रॉक गैप इन रॉक और बिटवीन लार्ज स्टोन्स। क्रेविस यानी होता है दरार, या हाँ हिंदी में बोलें तो दरार। क्रेविस यानी गैप आ जाता है चट्टान में या फिर बड़े बड़े पत्थरों के बीच में, तो उसको बोलते हैं क्रेविस। उसके बाद है फिशर। फिशर यानी अ डीप रॉक, अ डीप क्रैक इन रॉक और इन ग्राउंड, यानी चट्टानों में या धरती पर बहुत गहरा खड्डा जो बनता है, दरार आती है, उसको बोलते हैं फिशर। अब लास्ट बचा है ट्रिब्यूटरी, और एक ही हमारे पास बचा हुआ है मैच करने के लिए। अ स्ट्रीम और रिवर दैट फ्लोज इनटू अ लार्जर वाटर। ट्रिब्यूटरी यानी ऐसी नदी जो जाके बड़ी नदी में मिल जाती है, बड़ी नदी की ओर जाती है, तो ट्रिब्यूटरी यानी होता है सहायक।
नाउ कम टू द सेक्शन ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। मैं आपको वही आंसर्स दे रही हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और पिछले कई वर्षों में आ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल एंड वेयर इज़ इट? यानी विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है और यह कहाँ पर है? तो आंसर है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज़ एंजल फॉल। इट इज़ situated in the eastern Venezuela in South America। संसार का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल फॉल के नाम से जाना जाता है और यह पूर्वी वेनेजुएला में है। और वेनेजुएला कहाँ पर है? साउथ अमेरिका महाद्वीप में है। नाउ टू कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द एंजल कैनियन एंड व्हाट इज़ द चुरुन रिवर? एंजल कैनियन क्या है और चुरुन रिवर क्या है? तो आंसर है द एंजल कैनियन इज़ अ लार्ज पूल एट द क्लिफ्स फुट। पर्वत की चोटी पैरों पर, पर्वत के ठीक नीचे जो एक बड़ा सा पूल यानी तालाब है, उसे उसका नाम दिया गया है एंजल कैनियन। एंड चुरुन रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कैरोनी रिवर। और चुरुन रिवर एक सहायक नदी है कैरोनी रिवर की। एंड इनटू इट द एंजल कैनियन ड्रेन। और चुरुन रिवर में ही एंजल कैनियन ड्रेन होता है यानी उसका पानी निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द एंजल्स वाटरफॉल कंपेयर्ड टू नियाग्रा वाटरफॉल्स? एंजल वाटरफॉल नियाग्रा वाटरफॉल से कैसे तुलना की गई है? आंसर है It hurtles down from a height of 960 meter, which is 16 times more than the height of Niagara Fall। यह 960 मीटर की हाइट से गिरता है जो कि 16 गुना ज़्यादा है नियाग्रा फॉल की हाइट की तुलना में। तो यहाँ पर हमारे समाप्त होते हैं क्वेश्चन आंसर भी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आपकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू। हैव अ वेरी गुड डे।